वेलकम स्टूडेंट। आज का हमारा जो ये वीडियो है क्लास 7th का चैप्टर 23 डेमोक्रेसी पार्ट 2 है। हमने पहले पार्ट में डिस्कस किया था कि डेमोक्रेसी क्या है। हमने उसके एग्जाम्पल देखे थे कि डेमोक्रेसी के लिए, और उसकी हिस्ट्री देखी थी हमने कि डेमोक्रेसी के लिए कितना संघर्ष किया गया था। तो अब हम क्या देखेंगे कि डेमोक्रेसी के बारे में समझेंगे कि अलग अलग कंट्रीज़ में हमने देखा है क्या है कि डेमोक्रेसी तो है लेकिन उनका मेथड अलग है। डेमोक्रेसी में भी कई प्रकार के टाइप्स थे कि कहीं पे हम देखते हैं डेमोक्रेसी का उदाहरण है लेकिन उसको अलग वे में प्रेजेंट किया गया है। कहीं किसी कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी उसमें भी है लेकिन वहाँ का जो सिस्टम है वो अलग है। तो हम यहाँ पे आज क्या है जो पूरा सिस्टम समझेंगे कि डेमोक्रेसी में भी सिस्टम कैसे दिया जाता है। जैसे पहला हमारा टॉपिक देखिए क्या है, डिफरेंट सिस्टम ऑफ पावर। हम देखेंगे कि जो पावर है उसके डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम होते हैं। कैसे, अब देखते हैं। देयर आर different system of power in different countries. A system of power is as per the type of government that is found in a country. हम ये देखते हैं कि अलग अलग देशों में क्या होता है कि जो यहाँ पे जो डिफरेंट सिस्टम होता है वो अलग अलग होता है। वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है उस पर डिपेंड करता है कि वहाँ पे उन्होंने किस प्रकार की व्यवस्था की है, किस प्रकार का वो वहाँ पे शासन चलाते हैं। हम ये देखते हैं, कैसे देखते हैं हम वहाँ की गवर्नमेंट के थ्रू पता चलता है। सिस्टम ऑफ पावर इज एज पर द टाइप ऑफ गवर्नमेंट दैट इज फाउंड इन अ कंट्री। जो गवर्नमेंट हमें वहाँ पे फाउंड होती है उसी के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि वहाँ पे सिस्टम क्या है। आपने 6th क्लास में भी पढ़ा होगा कि यू हैव स्टडीड दैट देयर आर 3 चीफ क्लासिफिकेशन ऑफ अ गवर्नमेंट। क्या हमने देखा कि जो गवर्नमेंट होती है उसको 3 भागों में भी बांटा गया था। हम पहले पढ़ चुके थे क्या, लेजिस्लेटिव पढ़ चुके हैं, एग्जीक्यूटिव पढ़ चुके हैं, जुडिशरी पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये क्या 3 पार्ट है, शक्तियों को 3 जने मिलके करते हैं। जैसे कि लेजिस्लेटिव में हमने क्या देखा है कि वो कानून बनाता है। ठीक है, हमने देखा एग्जीक्यूटिव उसको लागू करता है, जुडिशरी उसको देखभाल करता है। उसी तरीके से क्या है डिफरेंट सिस्टम हम यहाँ पे भी 3 टाइप्स का पढ़ते हैं। वहाँ यहाँ पे भी क्या हम डिफरेंट सिस्टम ऑफ पावर के 3 टाइप्स देखते हैं। अब उसमें क्या है ये देखिए, पहला सिस्टम यहाँ पे डेमोक्रेटिव और अथॉरिटेशन सिस्टम ऑफ पावर। क्या देखता हम यहाँ तो उस कंट्री में, किसी कंट्री में लोकतंत्र होगा जैसे कि हमारी कंट्रीज में और भी कई सारी कंट्रीज में होता है, या तो उस कंट्रीज में क्या होगा अथॉरिटेरियन। क्या अथॉरिटेरियन सिस्टम ऑफ पावर। ये इस पावर में क्या होता है हम इनको और अच्छे से डिटेल वाइज पढ़ेंगे। अथॉरिटेरियन मतलब होता है कि कोई सत्ता, किसी ने अपना क्या यहाँ पे कंट्रोल बना रखा है, यहाँ पे कोई और राज कर रहा हो, यहाँ पे शासन कर रहा हो और उसकी हम हुक्म मानते हैं। अब आगे डिटेल में देखेंगे। पार्लियामेंट्री या प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ पावर, यूनिटरी और फेडरल सिस्टम ऑफ पावर। पार्लियामेंट्री अब प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ पावर हमने देखा यहाँ पे कि पार्लियामेंट्री क्या होता है, संसद होता है। प्रेसिडेंशियल होता है कि कोई राष्ट्रपति यहाँ पे शासन कर चल रहा हो, या यूनिटरी और फेडरल सिस्टम होता है। अब एक एक करके आइए हम इन सबको डिस्कस करते हैं। पहला जो हमने देखा कि डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ पावर, और उसका ओपोनेंट में क्या था, या तो वहाँ पे क्या होगा अथॉरिटेरियन सिस्टम ऑफ पावर देखने को मिलता है। तो हम देखते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है और इन दोनों में क्या क्या देखने को मिलता है। पहला टॉपिक यह है कि अ डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ पावर इज इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर अ फिक्स टर्म, दैट इज द गवर्नमेंट कैन बी चेंज्ड बाय द पीपल इन इलेक्शन। हम देखते हैं कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ पावर में क्या होता है कि जो वहाँ पे जो डेमोक्रेटिक कोई जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो इलेक्शन के थ्रू हम क्या करते हैं, हम अपने आप को किसी भी मेंबर को इलेक्ट करते हैं, और वो क्या कुछ उस फिक्स टाइम के लिए। जैसे हमारे यहाँ क्या होते हैं कि अगर प्रेसिडेंट के लिए अगर हम है, यहाँ प्राइम मिनिस्टर है तो प्राइम मिनिस्टर को हम क्या करते हैं 5 साल के लिए चुनते हैं, एक फिक्स टर्म है ना, दैट इज द गवर्नमेंट। इसी को क्या कहते हैं गवर्नमेंट है, और हम क्या करते हैं इसको चेंज कर सकते हैं। पीपल क्या कर सकते हैं, हम इलेक्शन के थ्रू इनको चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यही देखें अथॉरिटेरियन सिस्टम ऑफ पावर में देखें तो इन अथॉरिटेरियन सिस्टम ऑफ पावर द एग्जीक्यूटिव होल्ड द पावर ऑफ बाय फोर्स। क्या करते हैं हम कि जो एग्जीक्यूटिव में जो होता है वहाँ पे जो कार्यपालिका में जो मेन व्यक्ति होता है वो क्या है जबरदस्ती उस पावर को अपने हाथों में पावर को कंट्रोल करता है। क्या, जैसे कि हम देखते हैं अंग्रेज जो आए थे, वो अंग्रेज किसके, अंग्रेज ही अथॉरिटेरियन सिस्टम के ही उदाहरण है। वो आते हैं यहाँ पे, उन्होंने फोर्सली क्या किया पावर सारी ले ली थी, एंड हम क्या करते थे एंड इट कैन नॉट बी चेंज बाय द पीपल, और हम क्या उनको जबरदस्ती हटा नहीं पा रहे थे। हमने यहाँ पे ये देखा। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं कि अ डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ पावर इज आंसरेबल टू द पीपल फॉर ऑल इट्स एक्शन। मतलब कि अगर कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम है तो वहाँ पे क्या अगर वो कोई भी काम करते हैं तो उनको पीपल को जवाब देना पड़ेगा, जनता को वहाँ बताना पड़ेगा भाई ये क्यों कर रहे हैं। ठीक है, और वहीं हम देखते हैं अथॉरिटेरियन सिस्टम में देखते हैं तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पे उनको कोई भी काम क्यों नहीं करते उनको कोई जवाब नहीं देना पड़ता है।
नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं कि द सिटीजन्स आर गिवन सर्टेन बेसिक और फंडामेंटल राइट्स एंड लिबर्टी अंडर अ डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ पावर। डेमोक्रेटिक सिस्टम पावर में क्या होता है कि जो वहाँ की जनता है उनको कुछ अधिकार दिए जाते हैं, उनको कुछ राइट्स दिए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हो गया, लिबर्टीज हो गया, मतलब स्वतंत्रता हो गया, ठीक है, क्या उनको वहाँ पे देना पड़ता है। अगर हम यही इसको देखें अथॉरिटेरियन सिस्टम में देखें तो वहाँ पे उनको कोई भी राइट्स कोई भी पावर नहीं देना पड़ता है। ये सब वहाँ की सरकार पे डिपेंड है। क्या करते हैं, डिपेंड ऑन द स्वीट विल ऑफ द गवर्नमेंट। वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसके डिपेंड है, उसके मूड पे, कि वो उनकी इच्छाओं पे डिपेंड है कि वो उनको राइट्स देते हैं कि राइट्स नहीं देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं अ डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ पावर इज वेलफेयर ओरिएंटेड एंड लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ द पीपल। मतलब सत्ता की एक जैसे लोकतांत्रिक प्रणाली होती है, उसमें क्या होता है, उनको कोई भी कल्याणकारी काम, कोई भी उनके भलाई के लिए काम होता है, उनकी जरूरतों को देखभाल करना ही पड़ता है, ठीक है। किसमें हम देखते हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम में देखते हैं। वहीं अगर हम देख लेते हैं अथॉरिटेरियन सिस्टम में देख लेते हैं तो एन अथॉरिटेरियन सिस्टम ऑफ पीपल फर्दर इट्स ओन इंटरेस्ट। उनका मतलब हमने देखा यहाँ पे जो उनका सिस्टम है, पावर है उनका, वो उनकी मर्जी है, उनकी इच्छा है तो वो कोई काम करेंगे, अगर उनकी इच्छा नहीं है तो वो कोई भी काम करेंगे नहीं, उनकी उनके मूड पे डिपेंड है। यहीं हम देखते हैं अ डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ पावर अलाउ द पीपल टू राइज देयर वॉइस। हम देखते हैं यहाँ पे कि डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ पावर में क्या दिया गया है कि वहाँ पे जितनी भी जनता है वो अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं सरकार के खिलाफ भी। हम देखते हैं ना कि अगर हमारे साथ जैसे सीए का अमेंडमेंट एक्ट हो गया, हम कितने देखते हैं यहाँ पे, हम सामने खुद ही देखते हैं कि अगर कोई भी गलत करता है या कोई भी सही करता है तो क्या करते हैं, हम आवाज़ उठाते हैं, हम या तो उनकी भलाई की बात करते हैं कि हाँ भाई आपने बहुत अच्छा काम किया है, अगर वो अच्छा काम नहीं करते तो हम उनकी क्या बुराइयां करते हैं, हम प्रोटेस्ट करते हैं और सरकार के खिलाफ विद्रोह करते हैं। तो क्या हमारा ये राइट्स है ये भी। लेकिन अगर हम यही देखें एन अथॉरिटेरियन सिस्टम में देखें तो उनके पास ऐसी कोई पावर नहीं है, उन्होंने कोई पावर नहीं दी है। पावर डज नॉट अलाउ द पीपल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। देखा हमने, ये देखा, तो हम देख लेते हैं इनको ब्रीफली में, एक एक करके फिर से देख लेते हैं। डेमोक्रेटिक सिस्टम में हमने क्या देखा कि वहाँ पे भाई सरकार चुनी जाती है और वहाँ अपनी मर्जी से हम सरकार चुनते हैं और कुछ फिक्स टाइम के लिए चुना जाता है, और वो हमारी बातों पे अगर खड़ा नहीं होते तो हम क्या नेक्स्ट टाइम पे हम किसी और को इलेक्ट कर सकते हैं। वो कोई भी काम करते हैं तो वो हमें आंसर देते हैं, हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स लिबर्टी देते हैं। अगर वो हमारे लिए, हम कोई गलत करते हैं तो हम वहाँ पे आवाज़ उठा सकते हैं और वो हमारे क्या भलाई के लिए काम करते हैं। लेकिन हम अथॉरिटेरियन सिस्टम में देखते हैं ऐसा वो हमारे लिए कुछ भी नहीं करते, ये सारा क्या इनका अपोजिट देखते हैं। वो अपनी मर्जी से हमें उन्हें चेंज नहीं कर सकते, वो हमें कोई पावर नहीं देते, वो हमारी कोई इच्छाओं को पूरी नहीं करते, उनका जब मन करेगा वो जो एक्शन करेंगे, जैसे हमने देखा था अंग्रेजों ने हमारे साथ किया था। नेक्स्ट हम समझते हैं यहाँ पर नेक्स्ट सिस्टम पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ पावर, और दूसरी तरफ हम देखेंगे प्रेसिडेंटियल सिस्टम ऑफ पावर। ये दो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे देता हूँ। मान के चलिए एक तरफ क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम की तरफ इंडिया है, तो दूसरी तरफ हम प्रेसिडेंटियल सिस्टम में अमेरिका को देखेंगे। क्या है, अमेरिका को देखेंगे। हम ये देखेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमारे यहाँ कैसे व्यवस्था की जाती है, और नेक्स्ट हम देखेंगे प्रेसिडेंटियल सिस्टम में वहाँ पे ये कैसी व्यवस्था किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पहला पॉइंट, इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ पावर the head of the state and the head of the government are two different people. The head of the state has only nominal power and the head of the government has the real power. हम यहाँ पे देख लेते हैं जो head of the state, मान के चले स्टेट है, मतलब यहाँ पे कंट्री के बारे में बोला गया। किसके बारे में बोला गया, कंट्री के बारे में, पूरा देश के बारे में स्टेट वर्ड का यूज किया गया है। कभी कहीं कहीं पे होता है ऐसा वर्ड का यूज, ठीक है। तो हम देखते हैं, हम अपने देश में क्या देखते हैं कि जो देश का, जो भारत का प्रथम नागरिक किसे, राष्ट्रपति को चुना जाता है। तो हम देखते हैं क्या कि यहाँ पे क्या होता है, एक स्टेट में जो हेड होता है वो अलग है, राष्ट्रपति अलग है, और यहाँ पे जो गवर्नमेंट का जो हेड होता है वो अलग है। वो क्या है, हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, यहाँ पे हेड होते हैं गवर्नमेंट के हेड, ठीक है। हम यहाँ पे देखना मिलता है हैज ओनली, ठीक है, देखने को मिलता है हेड ऑफ द स्टेट हैज ओनली नॉमिनल पावर एंड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट हैज द रियल पावर। हम देखते हैं कि जो हमारे यहाँ के हेड, जो देश के जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनके पास क्या है, नाम मात्र की पावर होती है, ठीक है, जो बहुत कम पावर दी जाती है। लेकिन जो एक्चुअल में जो सारी पावर जो यूज, पावर तो देखो क्या है, प्रेसिडेंट के नाम पर ही होता है कि वो सारी पावर क्या है प्रेसिडेंट के नाम पे, लेकिन उसका यूज कौन करता है, वो यूज प्राइम मिनिस्टर करते हैं। तो एक्चुअल में हम देखते हैं रियल पावर किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास, मतलब हेड ऑफ द गवर्नमेंट के पास। वही हम देखते हैं प्रेसिडेंटियल सिस्टम पावर में क्या होता है, इन अ प्रेसिडेंटियल सिस्टम ऑफ पावर द प्रेसिडेंट इज द रियल एग्जीक्यूटिव। मतलब क्या होता है, जो प्रेसिडेंट है, जो वहाँ का जो हेड होता है पूरा, वो चाहे वो प्रेसिडेंट ही होता है, और वही क्या कार्य, जो एग्जीक्यूटिव, जो कार्यपालिका होती है, जो वहाँ का शासन लागू करना या बनाना, वो सारा काम कौन देखता है, प्रेसिडेंट ही
देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ पावर द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर एंड इज आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर। हम देखते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, पार्लियामेंट्री को हम एक बार बता दूं आपको, पार्लियामेंट को ही क्या संसद बोला जाता है, यही बात आप याद रखना। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमने देखा कि जो हेड होता है पावर, क्या होता है सिस्टम ऑफ पावर में क्या देता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है वो लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर मैंने आपको अभी बताया भी था, क्या विधानसभा को कहते हैं। लेजिस्लेचर जो होता है वो किसके लिए होता है, विधानसभा के जो होता है उसको आंसर देना पड़ता है, उसके जवाबदेही होता है, क्योंकि विधानसभा जो होता है, जो विधायक का होता है उसका क्या होता है, ये मेन अध्यक्ष होता है, सदस्य होता है, और विधायिका के प्रति इसको हर जवाबदेही देना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट में भी इसी से रिलेटेड देख लेते हैं, इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ पावर द हेड ऑफ द गवर्नमेंट रिमेन in the office so long he enjoy the confidence of the legislature and can be removed from the his office by majority vote। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सत्ता जो होती है, जो उनका जो वहाँ पे जो सिस्टम है, संसदीय प्रणाली में सरकार का जो प्रमुख होता है, जो मेन पद होता है वो बना रहेगा, कौन, प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो वहाँ पे उस पे पद को ग्रहण करके रखता है, जब तक उसे क्या होता है, विधायिका का विश्वास प्राप्त होता है। विधायिका क्या, जो लेजिस्लेचर में जितने भी मेंबर हैं उन सबका जो उन पे विश्वास बना रहेगा, तब तक क्या होता है कि वो वहाँ पे उसको वो उस पद पे रहेगा, प्राइम मिनिस्टर बना रहेगा। हम जैसे ही देखते हैं कि वो अगर उनमें से जितने भी वो मेंबर्स होता है, जैसे हम देखते हैं ना चुनाव में क्या होता है, एक एक करके जो सदस्य होते हैं जो जीतते हैं, एक एक करके सदस्य उनको मिलके हम देखते हैं कि 300 अगर लग से भाई इन्होंने 300 वो अगर इनको वोट मिल गया तो ये क्या सरकार बना लेंगे। अब सोचिए उन 300 में से अगर एक एक बंदे निकलते जाए तो जो वो 300 लेके पद उन्होंने लिया था, अगर वही कम हो जाएंगे तो वो क्या विश्वास खो देंगे वो अपने लोगों का ही, और इससे क्या उनको सरकार से उनको रिजाइन करना पड़ता है। हमने यहाँ पे देखा कि अगर इसके बारे में देखा पार्लियामेंट के बारे में, अब थोड़ा हम प्रेसिडेंट के बारे में भी समझ लेते हैं। प्रेसिडेंट का जो सेकंड पॉइंट देखिए, इन अ प्रेसिडेंट सिस्टम ऑफ पावर द प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर एंड इट इज नॉट आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर। हम देखते हैं यहाँ पे क्या है कि जो प्रेसिडेंट है वो लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं होता, वो हमने ऊपर ही देख लिया कि वो किसका मेंबर होता है, एग्जीक्यूटिव का होता है, ठीक है। और तो उसको कोई भी जवाब नहीं देना पड़ता, जो भी कानून, जो लेजिस्लेचर कानून कोई भी बनाता है तो उसमें उसे कोई जवाब नहीं देना पड़ता, और ना ही उसे कोई रिस्पॉन्सिबल होता है इस चीज़ के लिए। वो क्योंकि एग्जीक्यूटिव को होता है, उसका काम क्या होता है, सिर्फ लागू करना, और शासन पूरा उसके खुद मेन पावर में होता है। और नीचे हमने देखा यहाँ पे कि अगर उसका कोई भी मेंबर, प्रेसिडेंट का अगर कोई भी जो प्राइम मिनिस्टर का कोई भी मेंबर अगर उनको उनसे खफा होता है या उनसे नाराज होता है, उसका विश्वास खो देता है, अपना विश्वास उनको विश्वास नहीं करता, तो क्या करता है, अगर एक एक करके अगर हटने लगते हैं तो क्या होता है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसको क्या अपना पद रिजाइन करना पड़ता है। लेकिन अगर हम यहीं पे देखें कि अगर जो प्रेसिडेंट में क्या है, उसको कोई भी नहीं हटा सकता, प्रेसिडेंट को कोई भी नहीं हटा सकता, सिर्फ वो एक ही मेथड से हटता है, अगर वहाँ पे जो वहाँ का जो पार्लियामेंट है, वहाँ का जो सीनेट है, अगर जिस नाम से जाना जाता है वहाँ पे सीनेट नाम से, अगर क्या होता है, अगर वहाँ पे अगर सरकार ने उसके खिलाफ वोटिंग की और उन्होंने 2.3 जो बहुमत होता है 2/3, जिसको हम महाभियोग भी कहते हैं हिंदी में, अगर उससे अगर उन्होंने वोटिंग पा लिया, तभी वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट है उसको हटाया जा सकता है, अदरवाइज उसको हटाया नहीं जा सकता है। तो इसे हमने देखा। अब एक और बार फिर से हम देख लेते हैं कि देखो पार्लियामेंट सिस्टम और प्रेसिडेंट सिस्टम में क्या होता है। हमने देखा पार्लियामेंट सिस्टम में क्या होता है, वहाँ पे 2 हेड होते हैं, एक हमारा होता है कि जैसे हम प्राइम मिनिस्टर देख लेते हैं, और एक जो होता है हमारा प्रेसिडेंट हो जाता है हेड, ठीक है। जो प्रेसिडेंट होता है उसके पास जो पावर होती है वो लिमिटेड होती है, और प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो सारी पावर को यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ प्रेसिडेंट को ही फॉलो किया जाता है। यहाँ पे देखा है कि प्रेसिडेंट जो होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है, पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर को बहुत जवाब देना पड़ता है हर चीज़ के, अपने जो पार्टीज़ के जो मेंबर हो उन सब के जो विश्वास है उसको बनाए रखना होता है। और जो उसको क्या होता है, अगर वो नहीं बनाता तो वो उसको जो अगर वहाँ के उसके जो मेंबर है उससे अलग होते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, उसको अपने पद से रिजाइन देना पड़ता है। लेकिन हमने क्या देखा, पार्लियामेंट्री सिस्टम में ऐसा नहीं है, क्योंकि वो लेजिस्लेचर का मेंबर ही नहीं होता, वो तो एग्जीक्यूटिव का मेंबर होता है। और उसमें क्या होता है कि उसे सिर्फ किसी तरीके से नहीं हटा सकता, ओनली सिर्फ इम्पीचमेंट के थ्रू हटाया जा सकता है। अब ये इम्पीचमेंट क्या होता है, अब ये इम्पीचमेंट वो था महाभियोग। हमने देखा है कि अगर उसके खिलाफ जो होता है
वहाँ की जो लेजिस्लेचर में अगर उसके खिलाफ अगर वोटिंग डल जाए, उसके खिलाफ वोटिंग कर दिया जाए और उसको जो बहुमत भी मिल जाता है 2/3, ठीक है, 2/3 जो बहुमत होता है, अगर वो मिल जाता है तो उसको हम सिर्फ हटा सकते हैं, उसी को हटा देते हैं। वरना वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनको हम हटाया नहीं जा सकता। उनका एक टाइम पीरियड होता है जो हम देखते हैं अमेरिका में 4 साल है, 4 साल के लिए वहाँ सरकार बनती है। उस 4 साल के अंदर में अगर उसके खिलाफ इम्पीचमेंट नहीं होता है तो वो नहीं हटेगा, अदरवाइज वो 4 साल तक अपनी पद पर बना रहेगा। इस तरह से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंट सिस्टम को समझ लिया। चलते हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है यूनिटरी सिस्टम ऑफ पावर और फेडरल सिस्टम ऑफ पावर। अब ये भी पता है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यूनिटरी सिस्टम ऑफ पावर और फेडरल सिस्टम पावर में हम सिर्फ ऊपर हेडिंग से ही आप समझ ले सकते हो कि इसमें क्या मेथड है। अब देखो, यूनिटरी सिस्टम को बोलते हैं एकात्मक शासन, हिंदी में क्या बोलते हैं, एकात्मक शासन। और फेडरल सिस्टम जो सिस्टम है उसको बोलते हैं संघात्मक शासन। देखो, एकात्मक से एक चल रहा है पता, और संघात्मक से पता चल रहा है संघ से मतलब मिलके 2-3 जने मिलके चल रहा है। तो यूनिटरी से हम देखते हैं, इस यूनिटरी सिस्टम से होता है क्या कि जो पावर है वो एक जने पे डिवाइड है। ऑल पावर आर द वास्टेड इन द यूनियन, मतलब यूनियन मतलब संघ के पास, जो केंद्र जो ऊपर शासन है उसी के पास सारी पावर दे दी गई है। और फेडरल सिस्टम ऑफ पावर में क्या देखते हैं कि जो वो पावर है वो हमने केंद्र पे भी है, जो सेंट्रल में भी है, और स्टेट में भी पावर को बांट रखा है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, फेडरल सिस्टम ऑफ पावर मानते हैं। इंडिया क्या है, फेडरल सिस्टम ऑफ पावर से जाना जाता है, ठीक है। तो यूनिटरी सिस्टम ऑफ पावर, और इसमें हमने देख लिया, इतना समझ लिया। अब इनको क्या करता है, बिल्कुल डीप समझने की कोशिश करते हैं। इन अ यूनिटरी सिस्टम ऑफ पावर ऑल पावर आर वास्टेड इन द यूनियन। हमने देख लिया यहाँ पे कि जो यूनिटरी सिस्टम ऑफ पावर में क्या है कि सारा के सारा जो पावर है वो क्या है, यूनियन में ही होता है। वहाँ पे एक जने कोई पावर, मतलब एक ही स्तर पर पावर होता है। अगर मान लीजिए तो सिर्फ सेंट्रल, हम जैसे अगर हरियाणा है, यूपी, इनको कोई पावर ही नहीं देते, सीधा पूरे भारत में एक जो गवर्नमेंट है जैसे कि प्राइम मिनिस्टर है, उनको ही सारी पावर दे देते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं फेडरल सिस्टम ऑफ पावर। इसमें क्या होता है, इन अ फेडरल सिस्टम ऑफ पावर द पावर आर डिवाइडेड बिटवीन द यूनियन एंड द प्रोविजन, ठीक है। हमने क्या देखा कि जो पावर होते हैं उनको यूनियन और प्रोविजन, मतलब सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट लेवल दोनों में पावर को बराबर बांटा जाता है, आधा आधा बांटा जाता है। इन अ यूनिटरी सिस्टम ऑफ पावर द कॉन्स्टिट्यूशन मे और मे नॉट बी रिटन। अब देखते हैं यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है वो होगा तो भी ठीक है, नहीं मतलब लिखा भी हो सकता है, नहीं भी लिखा हो सकता है। और हम पर यहाँ देखते हैं इन अ फेडरल सिस्टम ऑफ पावर में देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो लिखा ही होता है। ऑल लॉ मेड इन द कंट्री हैव टू बी इन कन्फर्मेशन विद द कॉन्स्टिट्यूशन। हम देखते हैं कि अगर कोई भी जो कानून या कुछ भी नियम बनता है तो उनको सारा क्या है, संविधान में कन्फर्म करके लिखा जाता है। उसमें हाँ पता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में ये लिखा हुआ है। लेकिन फिर इसमें देखते हैं यूनिटरी सिस्टम में कि इन अ यूनिटरी सिस्टम ऑफ पावर द जुडिशरी मे और मे नॉट बी सुप्रीम। मतलब कि जो यहाँ की सुप्रीम जो न्यायपालिका है वो क्या है, यहाँ पे अगर वो अच्छे से रह भी रही है, मतलब अच्छे से कहीं, मतलब कि वहाँ सुप्रीम उनको जो सर्वोच्च नहीं माना गया, या फिर मान भी सकते हैं सर्वोच्च, मतलब कि संविधान से भी बड़ा, सबसे बड़ा क्या सुप्रीम जो होता है, सुप्रीम किसको, जुडिशरी को माना गया। जुडिशरी क्या, सर्वोच्च न्यायालय जो हमारा कोर्ट होता है, क्या वो उसको इम्पोर्टेंट दिया भी जा सकता है, नहीं भी इसको दिया जा सकता है। इट वर्क क्या अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन दैट मे हैव बीन मेड फॉर इट। ये क्या उसी नियम के आधार पे काम करेगा जो इसके लिए नियम बनाए गए हैं। लेकिन हम देखते हैं क्या फेडरल सिस्टम में क्या होता है कि जो जुडिशरी जो होता है वो सुप्रीम होता है। फेडरल सिस्टम में क्या सबसे सर्वोच्च होता है, बड़ा होता है, ठीक है, सिस्टम ऑफ पावर में। इन इट इम्प्लीट लॉ मेड बाय द फेडरल एंड प्रोविजनल government. It also settle any dispute जो arising between federal and provisional and between among provisional. हम यहाँ क्या देखते हैं कि जो यहाँ पे जो लॉ बनता है, मतलब कि जो गवर्नमेंट होती है, जो सरकार, चाहे वो फेडरल की हो, चाहे मतलब सेंट्रल की हो, या चाहे स्टेट की हो, दोनों के जो भी अगर कोई लॉ बनता है, कोई कानून बनता है, तो उसकी जो उसका व्याख्या कौन करता है, उसको कौन बताता है, जुडिशरी बताता है। और अगर उन दोनों राज्य और जो सेंट्रल के बीच में अगर कोई झगड़ा भी हो जाता है, या फिर कोई राज्य, एक राज्य का दूसरे राज्य से कोई झगड़ा भी हो जाता है, तो उसको कौन, जुडिशरी ही सॉल्व करता है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे हमने यूनिटरी सिस्टम और फेडरल सिस्टम के बारे में अच्छे से समझ लिया, ठीक है। अगर आपको इसमें अगर लगता है कि कोई इसमें डाउट है तो आप इसको थोड़ा सा रिवाइंड करके दोबारा समझ सकते हैं। अब हमने यहाँ तो ये तो पढ़ लिया कि भाई कि कितने कितने डिफरेंट टाइप के हमने यहाँ पे समझा, यहाँ पे कि डिफरेंट टाइप के यहाँ पे जो सरकारें होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पे, जो डेमोक्रेसी के अंदर भी हमें कई डिफरेंट डिफरेंट टाइप के देखने को मिल जाते हैं। उसी तरीके से क्या हमारा यहाँ पे अब हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी की जरूरतें क्या है। अगर डेमोक्रेसी है तो उसमें क्या खास बात है, उसकी विशेषता क्या है, इसमें क्या अलग है कि अथॉरिटेरियन जो हम देखते हैं कि जो और डिक्टेटरशिप देखते हैं कि राजा महाराजा से, इसमें क्या डिफरेंस है।
हम इसको यहाँ पे समझेंगे थोड़ा सा। एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, पहला क्या है, फॉर्मल इक्वालिटी, सेकंड डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म, थर्ड अकोमोडेशन ऑफ डिफरेंस, एंड फोर्थ हमारा इनहेंसिंग ह्यूमन डिग्निटी के बारे में है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम इन सबको क्या एक एक करके अच्छे से समझते हैं, इन सब के बारे में थोड़ा सा डिटेल में कि ये आखिर ये चारों चीज है क्या। तो स्टार्ट करते हैं। पहला आ जाता है हमारा टॉपिक यहाँ पे फॉर्मल इक्वालिटी। क्या है हमारा टॉपिक, फॉर्मल इक्वालिटी। इसका मतलब होता है कि समानता, औपचारिक सही तरीके की जो समानता, ये क्या है। अ डेमोक्रेसी डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपल ऑफ एनी ग्राउंड सच एज रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी, रेस, सेक्स, एज, रीजन एक्सेट्रा। हम क्या देखते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो किसी में भेदभाव नहीं देखती, चाहे वो कहीं किसी भी अलग राज्य का हो, रिलीजन का, किसी भी अलग धर्म का हो, किसी कास्ट का, जाति का हो, किसी भी समुदाय कम्युनिटी का हो, कि चाहे कोई भी लड़का हो लड़की हो, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, या किसी अलग अलग राज्य से रहता हो, इनके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं देखती है। इट ट्रीट ऑल पीपल इक्वल वट एवर दे आर रिच और पुअर, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, ये उनके बारे में कोई भी भेदभाव नहीं देखती। यंग हो चाहे ओल्ड हो, हाई हो लो हो, चाहे लड़का हो लड़की हो, ये किसी के बारे में क्या भेदभाव नहीं देखती है, सबको यह इक्वल समझने की कोशिश करते हैं और इक्वल उनके साथ व्यवहार करते हैं। ठीक है, और क्या होता है कि इसमें सभी निर्णय आम लोगों की ओर से ही किए जाते हैं, उन लोगों की सहमति से किए जाते हैं, और सरकार क्या होती है, इनके कल्याण के लिए ही काम करती है, इनका ही जो होता है सरकार इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अनेक कल्याण के लिए काम करते रहते हैं। या उनकी इच्छा के विरुद्ध अगर जो सरकार है अगर उनकी इच्छा के विरुद्ध काम करती है तो अगले चुनाव में क्या करते हैं, हम उनको हटा देते हैं और अपनी जो पसंद की सरकार है हम उसको वापस से चुन लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, फॉर्मल जो इक्वालिटी है उसका मतलब होता है कि सभी को समान समझता है, डेमोक्रेसी क्या है, सभी को समान समझ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसी के थ्रू हम देखेंगे डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म, कि यहाँ पे किस तरीके से डिसीजन लिया जाता है, किस तरीके से यहाँ पे डिसीजन किया जाता है, कैसे यहाँ पे निर्णय लिए जाते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री हैज टू टेक अ नंबर ऑफ डिसीजन फॉर रनिंग डे टू डे। ठीक है, बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, हम देखते हैं यहाँ के गवर्नमेंट जो है वो हर दिन बिजनेस से रिलेटेड हो, शासन से रिलेटेड हो, क्या कोई ना कोई डिसीजन लेते हैं। सिंस द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इज लार्ज, ऑल पीपल कैन नॉट पार्टिसिपेट इन दिस डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म डायरेक्टली। हम देखते हैं अगर किसी भी कंट्री का, क्या हमने पहले भी पढ़ा कि पॉपुलेशन अगर बहुत ज्यादा है तो सारे के सारे इसमें पार्टिसिपेट नहीं ले सकते, डायरेक्टली नहीं ले सकते। इसीलिए क्या होता है कि वह अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनता है अपनी मर्जी से, और क्या उनके सामने अपने जो होता है डिसीजन रखता है, और वो जो वहाँ रिप्रेजेंटेटिव होता है वो क्या इनके लिए कोई भी काम करते हैं या उनके उन डिसीजन को पूरा करने की कोशिश करते हैं, ये उन्हीं पे डिपेंड करता है। ठीक है, हमने क्या देखा, द पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू टेक डिसीजन ऑन देयर बिहाफ, उनकी जो जरूरतें होती है उनके अकॉर्डिंग क्या होता है उस डिसीजन को क्या सबके सामने रखता है और उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं। दूज द पीपल आर द अल्टीमेट अथॉरिटी, तो हमने यहाँ पे भी देखा क्या, जो सारी अथॉरिटी का जो अल्टीमेट जो पावर है वो किसके पास है, यहाँ पे पीपल के पास है। अगर वो हमारी उस डिसीजन पे खड़ा नहीं होता तो हम नेक्स्ट 5 साल के बाद क्या हम उस सरकार से चेंज करके जो हमारे लिए रिप्रेजेंटेटिव सही रिप्रेजेंटेटिव होगा हम उसको क्या यहाँ पे सरकार में चुनते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अकोमोडेशन ऑफ फॉर डिफरेंसेस, मतलब अकोमोडेशन ऑफ डिफरेंसेस। अब ये क्या, अकोमोडेशन का मतलब होता है निवास, ठीक है, निवासी या किसी जगह के निवासी। तो हम यहाँ क्या देखते हैं, यहाँ डिफरेंसेस हम देखते हैं, हमारी जो कंट्री है, अ कंट्री लाइक इंडिया, यहाँ पे क्या हैज़ अ लार्ज पॉपुलेशन है, यहाँ बहुत सारे जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है, कंपाइजिंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन। हम देखते हैं यहाँ पे अलग धर्म के लोग, अलग लैंग्वेज, अलग भाषा बोलते हैं, ठीक है, अलग राज्य से हैं, अलग उनकी जाति है, अलग कम्युनिटी के हैं, ठीक है, और अलग मतलब यहाँ पे सदस्य समुदाय के हैं, उनका जो एजुकेशन स्टेटस भी हम देखते हैं अलग होता है, जो इकोनॉमिकल जो स्टेटस होता है वो भी बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है, सोशल स्टेटस भी उनका बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। इतना सारा डाइवर्सिटी है, क्या दिस डाइवर्सिटी रिजल्ट इन देयर डाइवर्स नीड्स। हम देखते हैं इनकी इतनी अलग अलग डाइवर्सिटी देखते हैं, इतने अलग अलग लोग, इतने अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग, इतने हम देखते हैं। तो इसमें क्या हम देखते हैं कि जो उनकी ज़रूरतें भी है वो भी अलग अलग होते हैं, डाइवर्स नीड्स भी होते हैं, उनकी इच्छाएं भी अलग अलग होती हैं, उनकी जो राय भी ओपिनियन भी है वो भी अलग अलग होती है, देखने को मिलता है। तो व्हेन अ गवर्नमेंट हैज़ टू टेक अ डिसीजन, तो क्या है कि व्हेन अ गवर्नमेंट जो होते हैं वो डिसीजन कैसे टेक अ डिसीजन, इट मे और मे नॉट बी टू लाइकिंग। अगर गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेती
आती है तो क्या शायद उनको पसंद आए या सारे पीपल को पसंद नहीं भी आ सकते हैं। इन सच अ केस अ गवर्नमेंट हैज़ टू बी अ वेरी केयरफुल इन टेकिंग डिसीजन सो दैट इट कैन अकोमोडेट ऑल डिफरेंसेस एंड रन द कंट्री इफेक्टली। इसलिए क्या करते हैं कि जो वहाँ के जितने भी जो निवासी है उन सब की ज़रूरतों को ध्यान में रख के, क्या उनकी सारी ज़रूरतों को ध्यान में रख के, उनके डिफरेंसेस को देख के ये कंट्री क्या सारे निर्णय लेती है और उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर ही सारे फैसले लिए जाते हैं। हम देखते हैं क्या अलग-अलग उसके कंट्रीज़ के अलग-अलग जो यहाँ पे वैराइटीज़ के देखते हैं चीज़ें हैं, अलग-अलग डिफरेंस के लोग हैं, अलग-अलग रिलीजन के लोग हैं। तो क्या करते हैं हम जो वहाँ के शासन जो है सिस्टम में क्या करते हैं हम उन सब में से क्या करते हैं एक-एक जो उनका प्रतिनिधि है हम चुनते हैं, ताकि क्या उन सब की बातों को समझा जा सके। अगर मान के चले कोई अगर हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, तो क्या हम सब में से एक-एक बंदे को या 10-10 बंदे जितनी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या हम वहाँ पे मेंबर ले लेते हैं और उतने मेंबर्स क्या उन सब की बातों को वहाँ पे रखा जाता है, जिससे क्या होता है उनकी जो डाइवर्स नीड्स है, एस्पिरेशन और ओपिनियन है, उन सबको भी क्या विशफुल किया जाता है, उन सबको पूरा किया जाता है। तो क्या देखा हमने कमेंडेशन ऑफ डिफरेंसेस। हम अगर देखते हैं कि यहाँ इतने सारे डिफरेंसेस होने के बावजूद भी डेमोक्रेसी के अंदर क्या उनको मजबूत में पकड़ रखा है। तो क्या देखो इतना अलग होते हुए भी, अगर इतना डिफरेंसेस होते हुए भी क्या डेमोक्रेसी ने क्या कर रखा है उन सबको एकजुट बनाया है। तो क्या ये पावर है डेमोक्रेसी की। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो हमारा जो है वो आपके स्क्रीन पे है। तो हम ये देखेंगे ये इनहेंसिंग ह्यूमन डिग्निटी। क्या इनहेंसिंग ह्यूमन डिग्निटी, इसका मतलब क्या होता है। इसमें ये होता है कि जो लोग हैं उनके में जो विचार है, जो उनके में लोगों में वो क्या उनमें भाईचारा कैसे लाया जाए, ठीक है, वो उन सबको क्या एक समान कैसे लाया जाए, उनके जो विचार है, उनके जो ह्यूमन डिग्निटीज होती है, जो उनके ह्यूमन जैसे ना भाईचारा होता है, उनके बारे में सोचना, ये कैसे बढ़ाया जा सकता है। इन आर कंट्री द पीपल ऑफ सम सेक्शन ऑफ सोसाइटी, हम बार बार यही पढ़ रहे हैं ठीक है कि यहाँ पे अलग अलग सोसाइटीज के लोग रहते हैं, जैसे कि डाउन ट्रोडन। अब ये क्या डाउन ट्रोडन क्या है, ये होता है दलित लोग होते हैं। क्या होते हैं, दलित लोग होते हैं। बैकवर्ड जो हम कहते हैं पिछड़ी जाति के, और पुअर जो होते हैं गरीब लोग होते हैं। क्या है? हम देखते हैं क्या यहाँ पे अलग अलग टाइप के अलग अलग डिफरेंट सोसाइटीज के लोग रह रहते हैं। लेकिन क्या है डेमोक्रेसी, क्या है डेमोक्रेसी जो होता है इन सारे सिटीजन को, ऑल इट्स जो सिटीजन है इक्वल देयर वेल, क्या देयर वेलबींग इज ऑल्सो लुक आफ्टर, ठीक है। क्या इन सबको क्या है सबको समान तरीके से देखा जा रहा है, सबको समान रखा जाता है। लाइक इन इंडिया ऑल सिटीजन जो भी हैं 18 साल से जो ऊपर है उन सबको वोट देने का अधिकार है, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी एज से रिलेटेड वो मतलब फीमेल हो, चाहे मेल हो, ठीक है, किसी से भी हो, चाहे वो पिछड़े जाति का, चाहे कूड़ा उठाने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो बड़ा से बड़ा एक बिजनेसमैन क्यों ना, दोनों के पास एक ही वोट है। दोनों को क्या कर दिया यहाँ पे इक्वल कर दिया। मत देखो कितनी ये पावर है जो इसकी, किसकी, ये पावर है डेमोक्रेसी की। हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर एक कूड़ा वाला उठाने वाला अगर व्यक्ति है तो वो उसके पास भी एक ही वोट का राइट है, और एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है उसके पास भी सिर्फ एक वोट का पावर है। तो पावर कितनी हुई, इक्वल हुई है। तो जो डेमोक्रेसी है उन सबको क्या एकजुट खड़ा कर देता है, इक्वल बना देता है। ये पावर है डेमोक्रेसी की। तो हमने यहाँ पे क्या ब्रीफ में हमने क्या देखा, यहाँ पे सिंपल सिंपल सा कि जो यहाँ की जो डेमोक्रेसी है वो एक कंट्री के डेवलप में बहुत ज़्यादा जरूरी है। किसी भी कंट्री को अगर डेवलप करना है तो वहाँ पे डेमोक्रेसी होना बहुत ज़रूरी है, तभी उस देश का, उस राज्य का विकास हो सकता है। जब तक हम जनता के ओपिनियन नहीं समझेंगे तब तक क्या होगा, वहाँ पे कभी भी वो पूरा नहीं होगा। क्या नहीं होगा, कभी वो देश डेवलप नहीं होगा, वो कभी भी देश। तो इसीलिए हमने देखा डेमोक्रेसी कितना इंपॉर्टेंट है। तो अब आपको शायद समझ आया होगा कि डेमोक्रेसी क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब क्या है कि मैं आपके जो इस वीडियो के साथ एंड में आपको कुछ क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स भी आएंगे, आपको वो सारा असाइनमेंट करना है और इसको क्या कॉपी में नोट्स उतार के रखना, इसी में से क्या आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप इस वीडियो को रिवाइंड करके अच्छे से देखना और इसके सारे क्वेश्चन आंसर करना। अगर आपको तब भी समझ में ना आए तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देखना, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, तो समझ तो पक्का आ ही जाएगा। पर आप क्या पढ़ाई पर फोकस करना और इसको अच्छे से देखना और अपना असाइनमेंट पूरा करना।